हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस और आप देख पा रहे हैं 18वीं शताब्दी में जो नए राज्य की स्थापना है उसके क्रम में हम मराठा की बातें कर रहे हैं। और ये नए राज्य के स्थापना के क्रम का आज लास्ट भाग होगा। ठीक है, मराठा का पोर्शन ये क्लोज हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं। क्या कुछ बाकी है आज की क्लास में वो हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम देख रहे थे मराठे से संबंधित कुछ बातें कर रहे थे। उसमें हमने बालाजी विश्वनाथ की बातें कर चुके हैं, बाजीराव प्रथम की बातें कर चुके हैं, बालाजी बाजीराव की भी बातें कर चुके हैं भाई। और जिनके समय पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था, इनके बाद मराठों का पतन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए आज हम देखने वाले हैं इनके बाद जो बनने वाले पेशवा हैं वो माधाराव, नारायण राव, बाजीराव सेकंड और माधव नारायण राव। ठीक है, इनसे बातें करेंगे। चलिए, तो चौथे नंबर में हम बात करेंगे माधव राव की। माधव राव, माधव राव जिनका समयकाल सन 1761 से लेकर 1772 तक आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो बालाजी बाजीराव है, कौन है भाई साहब? बालाजी बाजीराव। और इनके बारे में हम जानते हैं, इनके समय जो एक घटना घटी थी पानीपत का थर्ड युद्ध। इनके समय एक घटना घटी थी पानीपत का थर्ड युद्ध। ये 1761 14 जनवरी सन 1761 में घटी थी। और इसी जो शोक के नाम से पानीपत के तृतीय युद्ध में इनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के शोक के कारण, इस पानीपत के तृतीय युद्ध के शोक के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बालाजी बाजीराव की क्या हो जाती है कि देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब की बात है? सन 1761। इनके एक पुत्र थे माधवराव, उसको इस प्रकार से लिखेंगे। इनके इनके पुत्र की बात करें तो उनके पुत्र में एक पुत्र माधवराव माधव राव था और दूसरा पुत्र नारायण राव था। नारायण राव। चलिए, बालाजी बाजीराव के मृत्यु के उपरांत इनके एक पुत्र, कौन भाई साहब? ये बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र माधवराव, छोटा पुत्र नारायण राव। यहाँ पर भी एक पुत्र की मृत्यु हुई थी जिसकी चर्चा हम कहाँ की थे? पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु के उपरांत इनके जो बड़े पुत्र हैं, कहने का मतलब है पानीपत के युद्ध के बाद जो उनके पुत्र जो खत्म हुए थे, देहांत, उनके बाद जो पुत्र बचे थे उनमें से दो थे माधवराव और नारायण राव, जिनमें से माधवराव क्या बने थे इस समय? पेशवा बने थे। तो 17 वर्ष की उम्र में 17
वर्ष की उम्र में क्या बना था भाई साहब? पेशवा बना था, पेशवा बना था। इतिहास में सभी इतिहासकारों का कहना है, सभी लोगों का कहना है कि बालाजी बाजीराव वो अंतिम दौर था, बालाजी बाजीराव का समय अंतिम दौर था, जहां पर जो मराठा के साम्राज्य का जो पीक पॉइंट देखने को मिला था। उसके बाद इतिहासकारों का ये मानना था कि जितने भी अब आएंगे, जितने भी अब क्या है पेशवा आएंगे, उनमें उतना दम नहीं है जो इस राज्य को, इस साम्राज्य को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके। लेकिन कहा जाता है कि माधवराव बालाजी बाजीराव की तरह ही ये क्या थे भाई साहब? ये भी वैसे गुणी व्यक्ति थे, ये भी पराक्रमी व्यक्ति थे। इनके संरक्षण के लिए याद रखिए, आगे हम बात करते हैं, हम बात करते थे किसकी बातें? माधवराव की। माधवराव 17 वर्ष की उम्र में, मैंने क्या कहा? 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बना, पहली बात है इनकी। दूसरी बात है, अब भाई साहब ये 17 वर्ष की उम्र है, तो जाहिर सी बात है नाबालिग है, और नाबालिग है तो इसके संरक्षण के लिए रखना पड़ेगा कोई ना कोई। तो संरक्षण के लिए इनके जो है एक व्यक्ति का नाम है जिसको कहा जाता है रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव इनके भाई साहब, इनके चाचा है। किनके चाचा है? माधवराव के चाचा है रघुनाथ राव। ठीक है, याद रखिए ये जो रघुनाथ राव है, ये जो रघुनाथ राव है, बालाजी की मृत्यु के उपरांत पेशवा बनना चाहता था। याद रखिए बालाजी बाजीराव के देहांत के बाद क्या बनना चाहता था भाई साहब? देहांत के बाद पेशवा बनना चाहता था, बनना चाहता था। परंतु क्या देखने को मिला था? परंतु यहाँ के सरदारों ने, परंतु मराठा सरदारों ने, परंतु मराठा सरदारों ने क्या किया? हस्तक्षेप कर दिया। सरदारों ने क्या किया भाई साहब? हस्तक्षेप कर दिया, जिसके कारण से रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाए। लेकिन ये मन ही मन सोचते रहे कि भाई साहब ये जो है ये मुझे बनना चाहिए था लेकिन नहीं बने। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इनको क्या बनाया गया है? संरक्षण बनाया गया है। किसके अंतर्गत? माधवराव का संरक्षण नियुक्त किया गया है। माधवराव के बारे में याद रखिए, इनके समय अभियान के बारे में याद रखिए, कुछ अभियान इन्होंने किए। बालाजी बाजीराव की तरह ये भी जो है पराक्रमी व्यक्ति था। हैदराबाद के निजाम को हराया था इन्होंने। हैदराबाद के हैदराबाद के निजाम उल मुल्क, निजाम को क्या किया था भाई साहब? को पराजित किया था। साथ ही साथ उन्होंने मैसूर के हैदर अली को हराया था। मैसूर राजा पढ़े ना भाई साहब? मैसूर के हैदर अली को भी को पराजित किया। तीसरी बात, इन्होंने सन 1771 में, देखिए एक उत्तरवर्ती शासक है शाह आलम, और शाह आलम को अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? अंग्रेजों द्वारा इलाहाबाद पर इनको क्या किया था? नजरबंद किया था। इलाहाबाद इलाहाबाद पर क्या किया गया था भाई साहब? नजरबंद किया था। और इसी शाह आलम को इसी शाह आलम को जो माधवराव है, माधवराव ने क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, दिल्ली पर निर्वासित किया, मतलब दिल्ली की गद्दी पर
इन्होंने फिर से पुनः बैठाया। तो हैदराबाद के निजाम को पराजित किया, मैसूर के हैदरी को पराजित किया, शाह आलम अंग्रेजों के अंतर्गत इलाहाबाद में उसको नजरबंद किया था, उसको दिल्ली में लाके बैठाया। तो ये प्रमुख अभियान थे जिसके अंतर्गत कहा सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है इतिहासकारों का कहना है कि माधवराव भी एक सक्षम क्या थे, व्यक्ति था, एक सक्षम पेशवा था। चलिए, तो इनके समय इतनी सारी बातें हैं। नेक्स्ट, इनके बाद जो पेशवा बनते हैं ये भाई साहब कौन है, इनके जो है छोटे भाई है नारायण राव। देखिए आज की क्लास में कुछ खास बाकी नहीं है, थोड़ा सा जो 40-45 मिनट का पोर्शन बाकी है। नारायण राव, और नारायण राव का समय जो सन 1772 से 73 आपको दिखाई देने वाला है, सन 1772 से 73, बस लगभग 1 वर्ष की शासन की। और 1 वर्ष का शासन करने का कारण क्या है, ठीक है, देखिए ये माधवराव का छोटा भाई है, माधवराव का क्या भाई साहब छोटा भाई था, और 1 वर्ष का शासन किए। देखिए इनके समय आपको देखने को मिलेगा, इनके समय मराठा सरदारों में क्या हुआ था, झगड़ा स्टार्ट हो गया था। मराठा सरदारों में आंतरिक झगड़े हो रहे थे, आंतरिक क्या हो रहे थे भाई साहब, झगड़े हो रहे थे, घर में झगड़े हो रहे थे। इनके समय मराठा सरदारों में क्या हुआ था, आंतरिक झगड़ा हो रहा था। जिनका फायदा उठाएगा, कौन उठाएगा भाई साहब, जिनका फायदा उठाएगा जो यहाँ संरक्षण बना बैठा है, रघुनाथ राव। कौन, रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव ने क्या किया था, रघुनाथ राव ने बौखलाकर, क्यों, क्योंकि इनको पेशवा नहीं बनाया गया था, इसके कारण से नारायण राव की हत्या करा दी। नारायण राव की क्या हत्या करा दी, ठीक है। याद रखिए इतिहास में रघुनाथ राव इतना कोशिश किए, पेशवा बनने के लिए भरपूर कोशिश किए, लेकिन ये कभी भी इतिहास में पेशवा बन नहीं पाए, ठीक है। इतिहास में कभी भी क्या नहीं बन पाया भाई साहब, पेशवा बन नहीं पाया। नारायण राव की हत्या कर दी, गुस्से में आकर बौखला कर इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। और नारायण राव की हत्या करने के बाद नारायण राव का ही एक पुत्र माधव नारायण राव, ठीक है, माधव नारायण राव, जो सन 1774 से लेकर 1795 तक आपको देखने को मिलता है। ये नारायण राव का अल्पवयस्क का पुत्र है, याद रखिए नारायण राव का अल्पवयस्क पुत्र था। माधव नारायण राव जो है नारायण राव का अल्पवयस्क का पुत्र है। और इनके भी क्योंकि अल्पवयस्क है तो इनके लिए भी क्या है, एक संरक्षक रखा गया था, और उस संरक्षक का नाम है नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, ठीक है, क्या है, नाना फडणवीस। और याद रखिए सत्ता का बागडोर, सत्ता का बागडोर इनके पास में था भाई साहब, सत्ता का बागडोर इन्हीं नाना फडणवीस के हाथों में था, क्योंकि नारायण राव तो अल्पवयस्क का था, इनको भाई साहब, इनको बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं था। अब देखिए ये लगातार रघुनाथ राव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लगातार किसकी बात कर रहे हैं, रघुनाथ राव की बात कर रहे हैं। और रघुनाथ राव स्टार्टिंग से ही, जैसे बालाजी बाजीराव की मृत्यु के उपरांत से ये पेशवा बनना चाहता था, फिर बाद में माधवराव के समय इनको संरक्षण बनाया गया था, फिर नारायण राव की हत्या इन्होंने की, फिर भी से ये नहीं बने, इनके पुत्र माधवराव नारायण राव को पेशवा बनाया गया। और इससे बौखलाहट में, इससे गुस्से में आकर ये किस नारायण राव क्या करते हैं, अंग्रेजों से मिलते हैं, अंग्रेजों से क्या करते हैं भाई साहब, मिलते हैं।
और मिलते हैं, और साथ ही साथ मिलते हैं एवं मराठों की आंतरिक हस्तक्षेप करने की बात कहते हैं, ठीक है। मराठों की आंतरिक हस्तक्षेप की बात करने की बात करते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने रघुनाथ राव ने एक संधि करते हैं, रघुनाथ राव वर्सेस, ठीक है, अंग्रेज, सूरत की संधि। ठीक है, क्या करते हैं भाई साहब, सूरत की संधि करते हैं सन 1775 में। इसी के समय किसके साथ, अंग्रेजों के साथ संधि, अंग्रेजों के साथ क्या करते हैं, संधि करते हैं। और इस संधि में ये कहा जाता है रघुनाथ राव को, क्या आप मुझे पेशवा बना सकते हैं, यदि आप मुझे पेशवा नोमित कर सकते हैं, यदि आप मुझे पेशवा बना सकते हैं, तो मैं मराठा के कुछ स्थान जैसे सूरत हो, ठीक है, आसपास के जो भी स्थान है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आपको दिला दूंगा, आपकी मदद करूंगा। इस प्रकार से अंग्रेजों के साथ ये मिल गए। कहने का मतलब मराठों को इस तरह से और अत्यधिक तेजी से पतन करने का जो कारण जाता है वो रघुनाथ राव पर जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजों से मिल गए थे, अंग्रेजों से जो संधि करे। संधि की बात और बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे संधि है, ठीक है, बहुत सारे संधि है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल याद रखिए, रघुनाथ राव सूरत की संधि करते हैं अंग्रेजों के साथ, और मराठों के स्थान को बेच देते हैं, और इनके बदले में रघुनाथ राव क्या चाहता है कि वो पेशवा बने, ठीक है, क्या बने, पेशवा बने। इसलिए इन्होंने क्या किया, संधि किया, लेकिन ये बनते ही नहीं है। याद रखिए, ये क्या नहीं बनते, पेशवा बनते नहीं। लेकिन इनके पुत्र, रघुनाथ राव का पुत्र जो कि नाम आता है बालाजी राव, बाला बालाजी राव सेकेंड, जिनका समयकाल सन 1796 से लेकर 1818 तक देखने को मिला था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, ये कौन है भाई साहब, ये रघुनाथ राव का पुत्र है, रघुनाथ राव का क्या है, पुत्र है। और इनके समय नाना फडणवीस नाना फडणवीस की क्या हो जाती है, हत्या देखने को मिलती है, नाना फडणवीस की हत्या हो जाती है। अब बाजीराव सेकंड के समय क्या चीजें घटना घटती है, इनके जो दुश्मन की बात करें, इनके दुश्मन की बात करें, या इनके समय जो प्रतिद्वंदी की बात करें, इनके दुश्मन या इनके प्रतिद्वंदी की बात करें, तो दुश्मन नंबर फर्स्ट परिवार में है। परिवार में कहने का मतलब है, आप जानते हैं रघुनाथ राव को कोई पसंद नहीं करता था, कोई सरदार पसंद नहीं करते थे, कोई मराठा सरदार पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो अंग्रेजों से जाके सूरत की संधि कर ली। बाद में इन्हीं के कारण, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण बनाया गया था, बाजीराव सेकंड को यहाँ का पेशवा बनाया गया था। परिवार में क्या चल रहा था, परिवार में क्या चल रहा, मराठों में प्रतिद्वंदी, मराठा सरदारों में क्या चल रहा था, जो है झगड़े चल रहे थे, ठीक है। और ये बाजीराव सेकेंड को कोई पसंद नहीं करते थे। चलिए, साथ ही साथ दूसरी बात ये कि जो छोटे छोटे जो स्टेट्स बन गए थे, जैसे ग्वालियर, ग्वालियर देख लीजिए, ठीक है, ग्वालियर है आपके, जो है पूना है, ठीक है, आपके नागपुर है, आपके इंदौर है। ये सारी जो स्टेट है वो नहीं चाहते थे, ये सारे स्टेट क्या है, नहीं चाहते थे कि क्या हो, क्योंकि इसी समय देखिए, इसी समय इन्होंने भी एक संधि की थी, ये भी मैं बता दूं, ठीक है, संधि नहीं, संघर्ष हुआ था और संधि के में खत्म हुआ था। ये जो प्रथम आंग्ल
मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल क्या हुआ था, मराठा युद्ध। इसकी बातें हम करेंगे बाद में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 इसी के समय 1775 से लेकर 1782 तक देखने को मिला था। और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मराठा और क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, पीआरसी, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा इसी समय हुआ था। इनके दुश्मन याद रखिए, ग्वालियर, पूना, नागपुर, इंदौर ऐसे स्टेट ये नहीं चाहते थे कि बाजीराव सेकंड यहाँ का जो पेशवा बने। तो इसी कारण से बाद में जाके क्या किया, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के लिए नेतृत्व किया, ठीक है। और मिलकर बाद में ये बेसिन का संधि होती है। ये किससे खत्म होती है, बेसिन की संधि होती है। और क्या है बेसिन की संधि, वो हम देखेंगे, ठीक है। क्या होती है भाई साहब, बेसिन की संधि देखने को मिलती है। बेसिन की संधि हुआ था सन 1802 में। और इस संधि के अंतर्गत कौन कौन से, एक तो किसके किसके बीच हुआ, एक तो मराठा के बीच होगा, मराठा वर्सेस, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज और मराठा के बीच क्या हुआ था, बेसिन की संधि हुआ था। और इस बेसिन की संधि की मुख्य बातें क्या थी भाई साहब, मुख्य बातें थी, ठीक है, कि बाजीराव जो सेकेंड है, पूरा लिख लेता हूं पहले, बाजीराव सेकेंड, चलिए, बाजीराव सेकेंड ने संरक्षण स्वीकार किया, किसका, अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। क्योंकि ये डर था इनको, परिवार से डर था, इनके अलग अलग स्टेट, पूना ग्वालियर के जो मराठे हैं उनसे डर था इनको, ठीक है। तो बाजीराव ने अंग्रेजों की अंग्रेजों की संरक्षण स्वीकारा, पहली बातें। दूसरी बातें, सुरक्षा के लिए पेशवा कहने का मतलब बाजीराव सेकेंड ने, पेशवा ने सुरक्षा के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, करने हेतु अंग्रेजों को क्या किया था भाई साहब, करीब 60,000 सेना पूना में तैनात कराए थे। पूना में क्या किए थे, तैनात कराए थे, रखे थे, तैनात कराए थे, रखे थे, ठीक है। तीसरी बातें, मराठा मराठा 26 लाख वार्षिक आय, 26 लाख रुपया वार्षिक आय वाले क्षेत्र को अंग्रेजों को बेचा। ये भी याद रखिए, अंग्रेजों को क्या है, बेचा था। तो ये अपने पिता से भी ज्यादा मूर्ख व्यक्ति था जो मराठों को पूरी तरह से बेच दिया था। साथ ही साथ अंग्रेजों को इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को सूरत भी बेच दिया, सूरत सौंप दिया, क्योंकि सूरत जो है एक व्यापारिक केंद्र है, मुगलों के भी व्यापारिक केंद्र है। बाद में जो है ये सूरत मराठों के हो जाते हैं, तो अंग्रेजों को भी इन्होंने बेच दिया। तो मराठों से मिलकर इन्होंने बीसिन की संधि कर दी, ठीक है। कई और बहुत संधि हुई, ठीक है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और बहुत सारी संधि हुई, इनको आप फटाफट आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जो है चल रहा था वो अंतिम पड़ाव के दौर में है, तो मराठा स्टेट की बात कर रहे थे, तो अंतिम पड़ाव के दौर में क्या क्या चीजें हैं, और हम बात करेंगे अंग्रेजों और मराठों के बीच संधि। अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य
विभिन्न संधियां, ये भी हम देखेंगे। विभिन्न संधियां, क्या क्या संधियां हुई वो हम बात करेंगे। चलिए, तो एक जैसे कि मैंने बताया था सूरत की संधि, सूरत की संधि, और सूरत की संधि आपको देखने को मिला था सन 1700 कब 75 को। और सूरत की संधि में आपको नजर आएंगे रघुनाथ राव और अंग्रेज, ये दोनों ने मिलकर क्या किया था, सूरत की संधि। दूसरा सालबाई की संधि, सालबाई की संधि, ये सिर्फ आपको याद रखना है, एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है कब हुआ, किनके किनके बीच हुआ। ठीक है, सन 1782 में हुआ था सालबाई की संधि, और ये जो है पूना दरबार, ठीक है, पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो सब में तो अंग्रेज आएंगे ही। थर्ड, जस्ट अभी मैंने बताया बेसिन की संधि, और बेसिन की संधि हुआ था सन 1802 में। और इस बेसिन की संधि कराने वाले, अभी जस्ट हमने बात की थी बाजीराव सेकेंड, जो रघुनाथ राव का पुत्र था, प्लस अंग्रेज, ये दोनों ने मिलकर क्या किया था भाई साहब, बेसिन की संधि। फोर्थ की बात करें तो देवगांव की संधि। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हुआ था 1803 में। और 1803 में भोसले, नागपुर के भोसले प्लस अंग्रेजों के बीच देखने को मिला था। वहीं पर अगर 5वें नंबर की बात करें तो सुरजी अर्जन गांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि जो हुआ था आपका, ये भी 1803 में। और जो सिंधिया वर्सेस अंग्रेज, ठीक है, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच ये देखने को मिला था। वहीं पर छठे नंबर की हम बात करें तो राजघाट की संधि, राजघाट की संधि, और ये राजघाट की संधि हुआ था आपके 1805 में। होलकर, होलकर प्लस अंग्रेज। वहीं पर 7वें नंबर में नागपुर की संधि, और नागपुर की संधि देखने को मिला था आपको 1816 में। और 1816 में सिंधिया, सिंधिया प्लस अंग्रेज। वहीं पर 8वें नंबर की बात करें तो ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि, और ग्वालियर की संधि आपको देखने को मिला 1817 में। और ये हुआ था सिंधिया, सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच। फिर अगर 9वें नंबर की बात करें तो पूना की संधि, पूना की संधि हुआ था 1817 में। और ये बाजीराव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड प्लस अंग्रेज, इन दोनों के बीच हुआ था। फिर इसके बाद हम बात करें मंदसौर की संधि, और मंदसौर की जो संधि है वो आपको देखने को मिलेगा 1818 में। ये हुआ था होलकर प्लस अंग्रेज। और इसके बाद ये जो 1818 के बाद जो है मराठा, मराठा साम्राज्य, याद रखिए इस समय ये जो 1818 के बाद मराठा साम्राज्य,
साम्राज्य क्या हो जाता है भाई, अंग्रेजों के पक्ष में चला जाता है, अंग्रेजों में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा मराठा स्टेट जो है अंग्रेजों का पूरा हो जाता है। और इस प्रकार से आप देखें पूरा संधि। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये पूरी संधि को याद रखें, एग्जाम में यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, और अंतिम में बच गए हैं आंग्ल मराठा युद्ध, जो वो देख लेते हैं, वो भी थोड़ा से। ठीक है, क्योंकि अभी अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से देखेंगे। अभी जो हमारा इसके बाद जो पोर्शन आने वाला है, तो पूरा स्टेट देख चुके हैं हम, नेहरू राज्य के स्थापना क्रम में अवध देख चुके हैं, बंगाल देख चुके हैं, हैदराबाद देख चुके हैं, कर्नाटक देख चुके हैं, मैसूर देख चुके हैं, आपका मराठा देख चुके हैं। और ये सब होने के बाद अंतिम में हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। और अंग्रेजों का जो स्टार्ट हो जाता है बंगाल में, जैसे उनका पूरी तरह से प्रत्यक्ष जो है पकड़ बैठ जाता है, तो वहां से हम जो है बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेंगे। फिर अंग्रेजों ने भारत पर किस प्रकार से शोषण किया, ठीक है, कैसे ये अंग्रेजों ने शोषण किया और भारत की आर्थिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था में भारत में क्या प्रभाव पड़ा, वो हम बातें करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल की बातें करेंगे। ठीक है, भारत के वायसराय की बातें करेंगे। फिर कुछ यहाँ पर उसके बाद जो शोषण व्यवस्था, शोषण वगैरह हुआ था, उनके बाद 1857 की जो क्रांति हुई है उसकी हम चर्चा करेंगे। वहां से पूरा जो है फिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चीजें ऐसी चलेगी भाई हमारा। तो हम बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए भाई साहब, 3 हुआ है। आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए हैं, 3 हुए हैं। एक हम बोल सकते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर 1782 के मध्य देखने को मिला था। वहीं पर दूसरा हम बात करें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल में अंग्रेज, आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो आपको देखने को मिलेगा 1803 से लेकर 1805 के बीच। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1816 से 1819। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो खत्म हुआ था वो सालबाई की संधि से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूं, ये जो माधवराव इस समय जो कौन थे, माधवराव और वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, अंग्रेज वारेन हेस्टिंग और माधवराव, इनके बीच जो हुआ था सालबाई की संधि, सालबाई की संधि। और इस सालबाई की संधि से ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है 1782। वही बात की तो यहाँ पर आपको बाजीराव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड और आपके जॉर्ज वालो, जॉर्ज वालो के बीच हुआ था। और इनके बीच जो संधि होती है वो राजघाट की संधि होती है भाई साहब, राजघाट की संधि।
और राजघाट की जो संधि हुई है वो 1805 में देखने को मिली है। वहीं पर इनकी बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाजीराव सेकेंड, फिर से बाजीराव सेकेंड, ठीक है, और वारेन हेस्टिंग फिर से आ जाते हैं, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग इन दोनों के बीच जो संधि हुई है उसको हम कहते हैं पूना की संधि। और पूना की संधि जो हुआ था वो हुआ था सन 1817 में, और इसके बाद, ठीक है, ये खत्म हो जाता है। तो आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में और अच्छे से बात करेंगे जब हम अंग्रेज पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम अंग्रेज की बात करेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे तब अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यही है और इतना ही है, ठीक है। और इसके बाद जो है पूरा मराठा स्टेट अंग्रेजों के अंतर्गत जो है देखने को मिलता है, आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि जो है नए जो है पोर्शन जो है अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नए पोर्शन अच्छे से स्टार्ट करेंगे और वो करेंगे हम बंगाल के जो है जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर जनरल से हम बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा बाकी था वो हम देख लिए और ये मराठा स्टेट ख़त्म हो गया और जो 18वीं शताब्दी के जो है राज्यों की बातें हो गई। चलिए, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।